Hello and welcome to Kareem's English classes. I am Hidayat Kareem, your teacher, your trainer, and your guide. My aim is to make you able to understand English, whether it is grammar, literature, or spoken English. My videos are especially for the students, those who can't reach to us. This is the second video of the video series, A Pinch of Snuff. In this video, I am going to explain you the third chapter of prose section, A Pinch of Snuff, from paragraph number 18 to 28. इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर के पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर 17 तक को एक्सप्लेन किया है। अगर किसी वजह से आपने इस वीडियो सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो मिस कर दी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखें। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट वीडियो का लिंक दे दिया है। इस वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देख लें, तभी आगे की स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। पैराग्राफ नंबर 18। Oh, Nanu Kaka said, I had rather hoped. Oh, I see. Oh, नानू काका ने कहा, I had rather hoped. I had rather hoped means मुझे उम्मीद थी। ये एक्चुअली इस सेंस में कहते हैं जैसे जब हम किसी को ताना देते हैं, किसी से हम सोचते हैं कि किसी से कोई काम हम कहेंगे और वो उस काम को कर देगा, बट अनफॉर्चुनेटली जब हमें पता चलता है कि हमारा काम वो नहीं कर पाएगा या किसी वजह से उससे हमारा वो काम नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन में ये कहा जाता है आई हैड रैदर होप्ड। दैट मीन्स कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। नानू काका को जब ये पता चलता है कि उनका जो भांजा है अंडर सेक्रेटरी, वो ये कह रहा है कि किसी मिनिस्टर से आपकी अपॉइंटमेंट फ़िक्स कराना, किसी मिनिस्टर से आपकी मीटिंग फ़िक्स कराना, ये मेरे बस की बात नहीं है। अब नानू काका मनोहर मालगांवकर यानी कि नैरेटर को ये ताना देते हैं कि आई हैड रेदर होप्ड, मुझे यही उम्मीद थी। ओ आई सी, अच्छा। वेल नेवर माइंड, कोई बात नहीं है। वेल नेवर माइंड मीन्स कोई बात नहीं है। ही टुक अ पिंच ऑफ स्नफ। नानू काका के बारे में मनोहर मालगांवकर कह रहे हैं कि नानू काका ने मनोहर मालगांवकर से कहा आई हैड रेदर होप्ड, या मुझे यही उम्मीद थी और शायद मुझे तुमसे उम्मीद नहीं लगानी चाहिए थी, मैंने बेकार में ही तुमसे ये उम्मीद लगा ली। अच्छा ठीक है। वेल नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, उसके बाद उन्होंने एक चुटकी नस्वार ली। अ पिंच ऑफ स्नफ मीन्स एक चुटकी नस्वार, एंड टुक इज द पास्ट फॉर्म ऑफ टेक, तो उन्होंने एक चुटकी नस्वार ली। जब इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमने शुरू किया था उसी वक्त हमने आपको बताया था कि स्नफ मीन्स होता है टोबैको का डस्ट, जिसे हिंदी में नस्वार भी कहते हैं। एक्चुअली ये भी एक तरह का नशा होता है जिसे लोग नाक से सूंघ कर लेते हैं। तो नानू काका ने भी यही किया। देन ब्रश्ड हिज फिंगर्स डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा, फिर उन्होंने क्या किया, ब्रश यानी कि पोंछ लिया किन चीज़ों को, अपने फिंगर्स को, डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा यानी कि हल्के से, धीरे से, बहुत कोमलता से अपने गमछे में अपने उंगलियों को पोंछ लिया। डेलिकेटली मीन्स होता है बहुत ही कोमलता से। तो उन्होंने अपने गमछे में
जिस चुटकी से उन्होंने नस्वार को लिया था, नस्वार को इनहेल किया था, सूंघा था, उस चुटकी को, उन उंगलियों को उन्होंने अपने गमछे से बहुत ही कोमलता से, बहुत ही निर्मलता से उसको साफ कर लिया। एंड सैट बैक, और फिर बैठ गए। क्लोजिंग हिज आइज एंड पकड़िंग हिज आईब्रोज एज थ्रू इन डीप थॉट। बैठने के बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड पकड़िंग हिज आईब्रोज, उन्होंने क्या किया, वो अपने आईब्रोज को सिकोड़ने लगे। एज थ्रू इन डीप थॉट, जैसे कि वो किसी बहुत गहरी सोच में हो। डीप थॉट मीन्स गहरी सोच। जब भी इंसान किसी गहरी सोच में जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि लोग अपने भवों को क्या करते हैं, सिकोड़ लेते हैं और बार बार उसे हाथ से प्रेस करते हैं। तो उनके इसी एक्टिविटी को मनोहर मालगांवकर यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नानू काका ने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर लेने के बाद अपने आईब्रोज को सिकोड़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि बहुत गहरी सोच में वो चले गए हैं। He also clucked his tongue several times in a typically Dackney way, registering pity. और फिर उन्होंने कई बार अपने टंग को क्लक किया। क्लक करने का मतलब होता है जैसे आप किसी पे तरस खा रहे हैं और किसी पे दया दिखाने के वक्त जो हम एक साउंड करते हैं, चौ चौ साउंड जो हम करते हैं, उसी को कहते हैं क्लक। तो नानू काका भी अपने टंग को क्लक कर रहे हैं, यानी कि अपनी ज़ुबान से चौ चौ का साउंड निकाल रहे हैं। कई बार उन्होंने ऐसा किया जो टिपिकल डेक्कनी वे है। टिपिकल मीन्स होता है ठेठ। ठेठ डेक्कनी तरीके से उन्होंने अपने टंग को क्लक किया और फिर इस तरह से उन्होंने मनोहर मालगांवकर के प्रति, नैरेटर के प्रति अपनी दया दिखाई। इस पूरे पैराग्राफ में नैरेटर ये बताना चाहते हैं कि जैसे ही नानू काका को ये पता चला कि मैं मिनिस्टर से मिलवाने में उनकी कोई मदद नहीं कर सकता, तो वो मुझे कुछ बातें कहने लगे। ये कहने लगे कि मैंने तुमसे बेकार ही उम्मीद लगा ली थी, मुझे ताने मारने लगे। उसके बाद उन्होंने एक चुटकी नस्वार लेकर सूंघ ली, फिर अपने भवों को सिकोड़कर ऐसा जताने की कोशिश करने लगे जैसे कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो, बहुत ज़्यादा परेशानी में हो। फिर वो अपनी एक्टिविटी से ये जाहिर करने लगे जैसे कि वो मनोहर मालगांवकर पे, अपने भांजे पे, जो इस कहानी के नैरेटर हैं, उन पे तरस खा रहे हैं। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 19। मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप। अब जैसे ही मनोहर मालगांवकर नानू काका को लेकर घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि माँ जो है वो डोर स्टेप यानी कि दरवाजे पर, दरवाजे का जो चौखट होता है, डोर स्टेप मीन्स दरवाजे का चौखट, तो माँ जो है वो दरवाजे के चौखट पे ही वेट कर रही होती है। हर फेस रेथ इन स्माइल, जैसे ही वो नानू काका को देखती है उनका चेहरा खुशी से चमकने लगता है। रेथ इन स्माइल मीन्स खुशी से चमकना। शी वेंट इनटू स्क्वेल्स ऑफ डिलाइट, वो खुशी से उछलने लगती है। स्क्वेल्स इन डिलाइट मीन्स खुशी से उछलना। ओवर द किटन एंड मेड अ लॉट ऑफ फस ओवर नानू काका। जब वो देखती है कि उनके जो भाई हैं नानू काका वो आ गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, इतनी ज़्यादा खुश होती हैं कि खुशी से उछलने लगती हैं। और फिर बिल्ली के बच्चे को देखकर भी बहुत खुश होती हैं। उसके बाद नानू काका को पकड़ के बैठ जाती हैं, उनसे बहुत सारी बातें करती हैं। यहाँ पे एक वर्ड है फस।
फस का मीनिंग होता है बहुत सारी बातें करना, जिसे आप आम भाषा में बतंगड़ भी कह सकते हैं। I also found that she had installed him in my bedroom. मैंने ये भी देखा कि उन्होंने यानी कि नैरेटर की माँ ने नानू काका को उनके बेडरूम में इंस्टॉल कर दिया था। इंस्टॉल करना मीन्स यहाँ पे है ठहराना या फिर बिठाना। तो नानू काका जब घर में आए तो उनको देखकर उनकी बहन यानी कि नैरेटर की माँ बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, उनसे बहुत सारी बातें करती हैं, फिर नैरेटर के बेडरूम में उनको ठहराती हैं। सो दैट आई हैड टू पुट अ चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक वेरांडा। चूँकि अब नैरेटर के रूम पे नानू काका का कब्जा हो चुका है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चारपाई वेरांडा में लगा लिए। वेरांडा को हिंदी में बरामदा भी कहते हैं। तो उन्होंने अपने लिए एक चारपाई, एक बेड अपने बरामदे में लगा लिया। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 20। एट मदर्स इंसिस्टेंस। इंसिस्ट मीन्स होता है रिक्वेस्ट या फिर किसी बात के लिए बार बार कहना, किसी चीज़ के लिए आग्रह करना, किसी चीज़ पे जोर देना। तो एट मदर्स इंसिस्टेंस यानी कि माँ के जोर देने के बाद, माँ के बार बार कहने की वजह से आई हैड टेकन 2 days लीव, मैंने 2 दिनों की छुट्टी ले ली फ्रॉम द ऑफिस। नैरेटर कह रहे हैं कि जब मुझे माँ ने बार बार इंसिस्ट किया, माँ ने बार बार जोर डाला, माँ ने मुझसे बार बार आग्रह की, तो मैंने ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी ले ली। एंड इन द आफ्टरनून आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक। और दोपहर के वक्त मैं नानू काका को लेकर नॉर्थ ब्लॉक गया। ड्रोव मीन्स कार चलाकर ले जाना। तो कार में बिठाकर नानू काका को लेकर मनोहर मालगांवकर नॉर्थ ब्लॉक में गए। He went in to see the minister and I waited in the car park. अब आगे मनोहर मालगांवकर कह रहे हैं कि नानू काका मिनिस्टर से मिलने के लिए चले गए और मैं कार पार्किंग में उनका वेट कर रहा था। It was 2 hours before he returned, mumbling colorful Marathi swear words. 2 घंटे बाद नानू काका रिटर्न हुए। किस तरह रिटर्न हुए? मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स। मम्बलिंग का मीनिंग होता है बुदबुदाना या बरबराना। क्या बरबराते हुए बाहर निकले वो? कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स। स्वेयर वर्ड्स मीन्स होता है अपशब्द या फिर गाली। तो कहने का मतलब ये है कि नानू काका जब नरेटर को बाहर छोड़कर नॉर्थ ब्लॉक में वो मिनिस्टर से मिलने के लिए गए, उसके 2 घंटे के बाद अंदर से वो गाली देते हुए बाहर निकले। I didn't dare ask him what had happened. नानू काका इतने गुस्से में लग रहे थे कि नैरेटर की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उनसे पूछ सके कि आखिर अंदर हुआ क्या है। And drove without saying a word. और फिर मैं उन्हें वापस लेकर आने लगा बिना कुछ बोले हुए। He cooled down in a little while. कूल डाउन का मीनिंग होता है शांत होना और लिटिल वाइल मीन्स होता है कुछ ही देर में। तो वो कुछ ही देर में शांत हो गए। दो एंड सेड, हालांकि उन्होंने कहा, क्या कहा? सी द पैराग्राफ नंबर 21। 2 hours I spent being transferred from one चपरासी to another. नानू काका कहते हैं कि 2 घंटे मैंने बिता दिए। किन चीज में? एक चपरासी से दूसरे चपरासी, दूसरे चपरासी से फिर पहले चपरासी। जब भी आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे, और नानू काका तो यहाँ मिनिस्टर से मिलने के लिए गए हैं, तो जल्दी से कोई भी आपकी सुनवाई नहीं करता है। इनफैक्ट जो चपरासी होते हैं, जो पेयोन होते हैं, वो आपको एक डोर से दूसरी डोर भेजते हैं, दूसरी डोर से तीसरी डोर भेजते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भेजते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट भेजते हैं। तो यही सारी चीज़ें
नानू काका के साथ भी हुई। उन 2 घंटों में उनको चपरासियों ने एक जगह से दूसरी जगह भेजा, दूसरी जगह से तीसरी जगह भेजा। ट्रैम्पलिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, और कॉरिडोर्स में मैं फालतू का घूमता रहा। ट्रैम्पलिंग मीन्स होता है फालतू में टहलना, इधर उधर घूमना। तो फालतू में वो कॉरिडोर्स में टहलते रहे। कॉरिडोर मीन्स बरामदा। एंड इन द एंड सक्सीड इन गेटिंग अ डेप्यूटी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट। और फाइनली क्या हुआ, वो सफल हुए, उन्हें सफलता मिली। किस चीज में सफलता मिली? इन गेटिंग अ डेप्यूटी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट। फाइनली उनको एक डेप्यूटी सेक्रेटरी मिला जिसने उनको अपॉइंटमेंट दी। अपॉइंटमेंट मीन्स होता है मिलने का फिक्स टाइम या मिलने का फिक्स समय। दैट मीन्स आप अगर किसी मिनिस्टर के पास जाते हैं और उनके सेक्रेटरी से आपकी मुलाकात होती है और वो सेक्रेटरी आपसे कहता है कि ठीक है, कल दोपहर 2 बजे आप मिनिस्टर साहब से मिल सकते हैं, तो वो जो दोपहर 2 बजे का वक्त उस सेक्रेटरी ने आपको दिया है, वही टाइम अपॉइंटमेंट कहलाता है। तो डेप्यूटी सेक्रेटरी ने नानू काका को भी अपॉइंटमेंट दी 3 days फ्रॉम नाउ, आज से 3 दिन बाद की। दैट मीन्स जिस दिन नानू काका मिनिस्टर से मिलने के लिए गए थे, तो वो बता रहे हैं कि पहले तो मैं गया, मुझे वहाँ पे मैं फालतू का घूमता रहा, एक चपरासी से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के बाद, और फिर फाइनली मुझे वहाँ पे एक डेप्यूटी सेक्रेटरी मिला जिसने मुझे अपॉइंटमेंट दी, यानी कि मिलने का समय दिया, वो भी कब का? 3 दिन बाद का। शेमफुल, शेमफुल, बहुत शर्म की बात है। एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव। और फिर से एक और मराठी गालियों की सीरीज शुरू हो गई। एक्सप्लेटिव्स मीन्स भी गाली होती है या फिर अपशब्द होता है। तो नानू काका ने एक बार पहले भी गाली दी और फिर दोबारा जब उन्होंने अपने पूरे हालात को बयान कर दिया कि उनके साथ अंदर में क्या क्या हुआ, वो सारी बातों को ख़त्म करते हुए नानू काका फिर से गाली देने लगे। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग। लिंग्विस्टिक इमरजेंसी मीन्स होता है कि जब इमरजेंसी में आपको कोई बात बोलनी हो, जब भाषा की इमरजेंसी हो जाती है, तो उस बारे में मनोहर मालगांवकर कह रहे हैं कि उस कंडीशन में मेरे मामा जो हैं हमेशा अपने मदर टंग को बोलने लगते हैं, और ये नेचुरल है, ये सभी के साथ हो सकता है। इनफैक्ट इफ़ यू आर एबल टू स्पीक इन सेवरल लैंग्वेजेस, बट इफ़ देयर इज़ a linguistic emergency, you will always prefer your mother tongue, और especially the regional language। कि कभी भी जब आपको linguistic emergency होती है, let's suppose कि आप इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट, आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हैं, बट वहाँ पे लिंग्विस्टिक इमरजेंसी हो जाती है, आपका उससे झगड़ा हो जाता है, किसी बात पे उससे आर्ग्यूमेंट हो जाती है। उसके बाद जिस भाषा का प्रयोग आप करेंगे, उसके बाद जिस भाषा का इस्तेमाल आप करेंगे, झगड़ा इस लेवल तक आ गया है कि आपको अपशब्द का इस्तेमाल करना है। तो अपशब्द के लिए आप हमेशा अपने रीजनल लैंग्वेज का, अपने क्षेत्रीय भाषा का, अपने मातृभाषा का इस्तेमाल करते हैं। नाउ सी द पैराग्राफ नंबर 22। अ गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड पास्ट अस। गार्निश मीन्स होता है प्रीटी, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। तो कह रहे हैं मनोहर मालगांवकर कि अ गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड पास्ट अस, के एक बहुत ही खूबसूरत स्पोर्ट्स कार चमचमाते हुए हमारे पास से गुजरी। फ्लैश्ड पास्ट अस का मीनिंग हुआ चमचमाते हुए हमारे पास से गुजरी। ब्लेयरिंग इट्स हॉर्न इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, और हॉर्न को बजाते हुए, हॉर्न से, ब्लेयर मीन्स होता है शोर मचाना, तो हॉर्न से शोर मचाते हुए बिल्कुल बिना रुके, अनइंटरप्टेड
ब्लास्ट का मीनिंग यहाँ पर हुआ कि लगातार जो हॉर्न बजाना हुआ उसे वो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ब्लेयरिंग इट्स हॉर्न इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट। अनइंटरप्टेड का मीनिंग ही होता है लगातार, बिना रुके हुए। तो एक बहुत ही खूबसूरत स्पोर्ट्स कार, येलो स्पोर्ट्स कार हमारे पास से गुजरी, बहुत तेज़ आवाज़ में बहुत शोर मचाते हुए, बिल्कुल बिना रुके लगातार हॉर्न बजाते हुए हमारे पास से गुजर गई। एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी। और उस गाड़ी में जो एक आदमी बैठा हुआ था, एक युवक जो उस गाड़ी में बैठा हुआ था, उसने मेरी तरफ हाथ हिलाया। वेव का मीनिंग होता है हिलाना। What a rude man! Who was that? नानू काका asked. What a rude man! कितना असभ्य आदमी है। कैसा असभ्य आदमी है? रूड मीन्स असभ्य, अशिष्ट। जिसके पास शिष्टाचार न हो उसे कहते हैं असभ्य, और उसे ही कहते हैं अशिष्ट। नानू काका कहते हैं कि कितना अशिष्ट आदमी है, कितना असभ्य आदमी है। कौन था वो? चैप कॉल्ड रतिराम। चैप मीन्स होता है लड़का, चैप मीन्स आदमी भी होता है। चैप कॉल्ड रतिराम यानी उस आदमी को रतिराम कहते हैं। वो रतिराम था। कई बार ये भी बताया गया है कि उसका नाम चैप भी है और उसे ही रतिराम कहते हैं। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि उस आदमी को रतिराम कहते हैं। वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन, कि उसी मंत्रालय में काम करता है जिसमें मैं करता हूँ। मिनिस्ट्री मीन्स मंत्रालय। आई सी, अच्छा अच्छा, आई सी मीन्स अच्छा। देयर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यू नो the ambassador, but they say it is all off now. I said, just to make conversation. There was some talk about his going as trade commissioner to हजरत बरकत अली। अब बात को आगे बढ़ाते हुए मनोहर मालगांवकर कहते हैं कि आपको पता है कि इसके बारे में ट्रेड कमिश्नर के तौर पे एक बात हो रही थी। मतलब कि ये जो लड़का है, ये जो रतिराम है, ये ट्रेड कमिश्नर बनने वाला था। किससे बात हो रही थी? हजरत बरकत अली से। यू नो, आप जानते हैं, द एम्बेसडर, वो जो राजदूत हैं, यानी कि हजरत बरकत अली कौन है? वो एक राजदूत हैं। और रतिराम के बारे में, उसके ट्रेड कमिश्नर बनने के बारे में हजरत बरकत अली से बात हो रही थी। बट दे से इट इज़ ऑल ऑफ नाउ, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वो सारी बातें क्या हो चुकी है? ख़त्म हो चुकी हैं। आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन। मनोहर मालगांवकर ने सिर्फ बातें बनाने के लिए, बात को आगे बढ़ाने के लिए ये सारी बातें रतिराम के बारे में नानू काका को बताई। पैराग्राफ नंबर 27, वाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दीज फॉरेन असाइनमेंट? नानू काका आस्क्ड। नानू काका ने पूछा, वाई डोंट यू गेट सेंट आउट, कि तुम बाहर क्यों नहीं चले जाते हो? तुम विदेश क्यों नहीं चले जाते हो? तुम किसी दूसरे देश क्यों नहीं चले जाते हो? वन ऑफ दिस फॉरेन असाइनमेंट, इस तरह के किसी विदेशी काम के लिए। फॉरेन असाइनमेंट मीन्स विदेशी काम। नानू काका नरेटर से पूछते हैं कि आखिर तुम इस तरह के किसी विदेशी काम के लिए, विदेशी कार्य के लिए बाहर क्यों नहीं चले जाते हो? To get sent on a foreign assignment is in the same category as getting an interview with a minister. फिर मनोहर मालगांवकर जो नरेटर हैं वो कहते हैं कि किसी फॉरेन असाइनमेंट के लिए जाना, पैराग्राफ 28 में, कि किसी फॉरेन असाइनमेंट के लिए जाना, विदेशी काम के लिए जाना, ये वैसा ही है जैसा कि किसी मिनिस्टर से इंटरव्यू लेना। अंकल, आई सेड, मनोहर मालगांवकर कहते हैं कि किसी विदेशी असाइनमेंट के लिए जाना, किसी विदेशी काम के लिए जाना, ये वैसा ही है
मामा, जैसा कि किसी मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेना, किसी मिनिस्टर से इंटरव्यू लेना। समवॉट अनकाइंडली इट टेक्स पुल, झिझकते हुए मैंने कहा कि इट टेक्स पुल, इसको करने के लिए प्रभाव की ज़रूरत होती है, यानी कि ये करने के लिए बहुत प्रेशर बनाना पड़ता है, लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ता है, कहीं ना कहीं से रेफरेंसेस देने पड़ते हैं, तब जाकर के ऐसा बड़ा काम मिलता है। रतिराम इज़ द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम, यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली। रतिराम को ये काम इतनी आसानी से इसलिए मिल गया है कि रतिराम सोहन लाल रतिराम का बेटा है। आप जानते हैं द पार्टी बॉस इन दिल्ली, उनके जो फादर हैं, रतिराम के जो फादर हैं सोहन लाल रतिराम, वो एक पार्टी बॉस हैं, यानी कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्टी के हेड हैं दिल्ली के अंदर। ये था सेकंड पार्ट अ पिंच ऑफ स्नफ वीडियो सीरीज का। आगे की एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप कि आपको ये पार्ट अभी तक का एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।